हेलो गाइस, आशीर्वाद एकेडमी इसराना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा अनुसंधान विधि, जिसको हम होरिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं और अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं, या आप इसको जो है खोज विधि भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं ये विधि क्या कहती है। होरिस्टिक मेथड यानी अनुसंधान विधि, सबसे पहले ये जो विधि है ये खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इस विधि में बच्चे स्वयं खोजी होते हैं, बच्चों द्वारा स्वयं खोजा जाता है। अब वो क्या खोजते हैं, जो भी समस्या टीचर द्वारा बच्चे को दी जाती है उस समस्या को वो खोजते हुए, स्वयं करते हुए और स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसका जो है स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। अब सबसे पहले हम यदि बात करें तो यहाँ पर इसके जन्मदाता कौन है। देखिए यहाँ पर जो होरिस्टिक विधि है के जन्मदाता की यदि बात करें, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता है, जिसको H का मतलब क्या है यहाँ पर, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसका नाम है, पूरा नाम H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको अगर आप आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसको बोलते हैं। अब इन्होंने ये जो वर्ड है होरिस्टिक वर्ड की यदि बात कीजिए, जो इसका नाम इन्होंने रखा है होरिस्टिक वर्ड, जिसको हम अनुसंधान विधि कहते हैं, या आप इसको जो है अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। आप इसको एक वर्ड में खोज विधि भी आप इसको कह सकते हैं। खोज विधि भी आप इसको जो है कई बार यानी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खोजा जाता है, बच्चे द्वारा जो है किसी भी समस्या का समाधान जो है खोजा जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हमने क्या क्या सीखा। एक तो इसके नाम के बारे में, कई तरह से इसका नाम जो है लिया जाता है। इसको अनुसंधान विधि भी बोलते हैं, इसको खोज विधि भी बोला जाता है, इसको होरिस्टिक विधि के सीधे नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से 3 अन्वेषण विधि भी जो है इसको बोला जाता है। तो 4 तरह के यहाँ पर नामों से इसको लिया जाता है, खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि और होरिस्टिक विधि। इस तरह से आप इसको जो है इन नामों से आप पुकार सकते हैं, यानी जिसमें जो है किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान ढूंढना तर्क के आधार पर और लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, सेल्फ लर्निंग के आधार पर आप कह सकते हैं कि सेल्फ लर्निंग के आधार पर आप उसका जो है समाधान यदि बच्चे द्वारा जो है खोजा जाता है तो तब वो खोजी विधि होती है, होरिस्टिक विधि होती है। इसके नाम की बात करें, जन्मदाता क्या है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता रहे हैं। और इस वर्ड को, जो होरिस्टिक जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो होरिस्टिक वर्ड है वो क्या है, होरिस्टिक जो वर्ड आपको यहाँ दिखाई देता है ये अपना ग्रीक वर्ड है। इट्स ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड के किससे बना है ये, HEURISCO, हुरिस्को से बना है। यानी होरिस्टिक वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के शब्द होरिस्को से लिया गया है। होरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के होरिस्को शब्द से लिया गया है।
अब यहाँ पर क्या है कि ये जो वर्ड लिया गया है अनुसंधान विधि या होरिस्टिक जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और शब्द जो होरिस्को नाम है उससे ये लिया गया है। यानी ये आप इसको और क्लियर करते हैं कि ग्रीक भाषा का शब्द क्या है होरिस्को, और होरिस्को से क्या निकला है होरिस्टिक। ग्रीक भाषा का शब्द क्या है होरिस्को और होरिस्को से क्या निकला है होरिस्टिक। इस तरह से होरिस्टिक का मतलब क्या बताया है, इसका जो मतलब होता है, नहीं, होरिस्को का मतलब क्या होता है, होरिस्को का मतलब होता है फाउंड आउट माई सेल्फ, फाउंड आउट माई सेल्फ, मैं स्वयं खोज करता हूँ, मैं स्वयं खोज करता हूँ, मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसका मतलब है होरिस्को का मतलब क्या है, मैं स्वयं खोज करता हूँ। तो मैं स्वयं खोज करता हूँ इन द सेंस क्या है कि विद्यार्थी जो है स्वयं खोज करता है, जो लर्नर है वही रिसर्चर का काम करता है, वही जो है खोजी का काम करता है, वही अनुसंधानकर्ता का काम करता है। एक पॉइंट तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटों में अगर हम इसको समझें तो पहले तो हमने इसके नाम को बताया है, 4 नाम आप इसको याद रखेंगे, खोजी विधि है, अन्वेषण विधि है, अनुसंधान विधि है, होरिस्टिक विधि मेथड है, यानी होरिस्टिक विधि भी सीधा नाम से भी आ सकता है। उसके साथ साथ इसके जन्मदाता कौन है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता हैं। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसको बनाया आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उन्होंने ये कहा था कि यदि बच्चे को जो है, यदि कोई काम है, प्रॉब्लम समस्या है, यदि बच्चा जो है स्वयं करे उसको, और स्वयं करके जो है उसके निष्कर्ष तक पहुँचे, तो यदि इस तरह से अगर वो काम करता है तो उसके अंदर जो है तर्क शक्ति विकसित होती है, उसकी मानसिक शक्ति विकसित होती है, उसकी शारीरिक शक्ति जो है की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इस तरह से बच्चा जो है अच्छी तरह से जो है सीखता हुआ अपने मार्ग में जो है आगे बढ़ता है। तो इसलिए इस विधि के जो है आगे भी दोष भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं कि इस विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये विधि किन किन सिद्धांतों पर टिकी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। होरिस्टिक मेथड में इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। यदि अनुसंधान विधि के सिद्धांतों की बात करें, अनुसंधान विधि के सिद्धांत, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये किस सिद्धांत पर जो है टिकी हुई है। ये जो विधि है करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, करके सीखने का सिद्धांत है। दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत है। तीसरा तर्क चिंतन शक्ति, तर्क व चिंतन शक्ति का सिद्धांत, तर्क चिंतन शक्ति के विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। यहाँ पर बच्चे को क्या किया जाता है, स्वयं करके दिया जाता है, स्वयं करने के लिए दिया जाता है। अगर एक बच्चा है, मान लीजिए ये कोई टीचर है,
और ये क्या है, कोई टीचर है और ये इसके जो है बच्चे हैं। ये क्या है, ये सभी क्या है, इसके स्टूडेंट हैं। और टीचर क्या करता है, इनको कोई एक समस्या देता है सोल्व करने के लिए, और उस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर टीचर केवल और केवल क्या करता है, एक गाइड का काम करता है, एक परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता होता है। एक आप जो है निर्देशक आप कह सकते हैं, यानी आप इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं, केवल वो उसको जो है गाइड करता है। यानी बच्चे को समस्या दे दी और उसने जो है सेल्फ लर्निंग करनी है। सेल्फ लर्निंग के माध्यम से यानी अपने आप स्वयं करनी, समस्या का समाधान जो है स्वयं खोजना है, जो भी समस्या दी गई है, जो बच्चे को समस्या दी है वो बच्चे द्वारा जो है स्वयं खोजी जाती है। यानी कक्ष के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और उनको टीचर ने एक समस्या दे दी है, उस समस्या का समाधान जो है बच्चों द्वारा स्वयं खोजा जाता है। उसमें केवल और केवल टीचर जो है का कोई खास रोल प्ले नहीं करता या रोल नहीं होता, बच्चों का ही अहम रोल होता है इसमें। टीचर तो केवल और केवल जब बच्चों को ज़रूरत रहती है, तभी उनको कोई प्रॉब्लम आती है जिनको वो समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो तब जाके वो टीचर के पास जाते हैं और टीचर उनको जो है गाइड करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, या समस्या को सुलझाने से पहले उनको पहले ही वो जो है गाइड कर देता कि आप अपनी समस्याओं का समाधान जो है कैसे कैसे करोगे। इसलिए फिर उसका रोल हट जाता है और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का रोल जो है रह जाता है। आपके पास मान लीजिए कोई समस्या है, टीचर ने दे दिया कि 500 रुपये का 5% वार्षिक 500 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये कुछ एक प्रॉब्लम ऐसे दे दी टीचर ने, 500 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे क्या करेंगे, अपने आप तर्क के आधार पर स्वयं करके देखेंगे, उसको तर्क करेंगे और चिंतन करेंगे, अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो तब उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी समस्या के समाधान की तरफ जो है चलेंगे और अंततः वो एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे बाद में जो है टीचर जो है उसको चेक करता है। तो यहाँ पर सीधा वो सूत्र अप्लाई नहीं करते, वो पहले जो भी तथ्य हैं, सिद्धांत हैं या नियमों का जो है पहले ही उनका जो है प्रयोग नहीं करते, उससे पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो इनका विश्लेषण करते हैं, अपनी स्टेटमेंट का, अपनी प्रॉब्लम का विश्लेषण करते हैं, यानी उसको अलग अलग रूपों में लेकर चलते हैं। उन तथ्यों को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को वो अलग अलग रूप में अलग अलग करके तब उसका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीचर क्या पूछता है बच्चों से कि इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, प्रश्न में क्या निकालना है, तो बच्चे जो उत्तर देते हैं कि सर साधारण ब्याज निकालना है। फिर जो है टीचर उसको पूछता है कि 1 वर्ष का या
100 रुपये पर जो है उसका कितने रुपए ब्याज होगा, 100 पर जो है कितना ब्याज होगा। अगर आप 2 रुपये के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर बच्चे जो है निकाल कर बताते हैं। फिर अगले स्टेप में वो उसका पहले क्या है 1 वर्ष का पूछता है, फिर 2 वर्ष में अगर 100 रुपये का पूछता है, फिर वो 500 रुपये पर चला जाता है कि 500 रुपये में उसका जो है साधारण ब्याज कितना होगा। और अंततः वो एक निष्कर्ष निकालते हैं। जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उस निष्कर्ष के रूप में जो है वो निकालते हैं। तो वो निष्कर्ष क्या है, साधारण ब्याज, तो वो उनको जो है निकालते हैं। इस तरह से उसका जो है एक विश्लेषण करते हुए उसके सॉल्यूशन तक निकालते हैं। इसको और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक शिक्षक आपसे जो है क्वेश्चनिंग करता है और यहाँ पर जो है विद्यार्थी उसका जो है उत्तर देते हैं कि टीचर पहले क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। तो बच्चे उत्तर देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है ज्ञात करना है। दूसरे में अब यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि 5% वार्षिक की दर से, अब यहाँ पर 5% वार्षिक का क्या मतलब है, क्या वार्षिक का क्या अर्थ है, टीचर पूछता है बच्चों से। तो बच्चे ये कहते हैं कि 100 रुपये पर 100 रुपये का 1 की दर से 100 रुपये का 1 की दर से यानी 5 रुपये है। अगर आप यहाँ पर जो है 100 रुपये का वार्षिक का अर्थ क्या है कि प्रतिशत है तो 100 पे आएगा, तो 100 पे 5 रुपये हो गया, तो 100 पे 5 रुपये आ जाएगा। तो 100 रुपये पर आप ये लिख सकते हैं 100 रुपये पर 5 रुपये है। 100 पर 5 है तो 1 रुपये का 1 वर्ष में कितना होगा, यानी 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, वो ब्याज हो जाएगा आपका 5/100 हो जाएगा। और जब 2 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 5/100 गुणा 2 कर देंगे। और फिर 500 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो 5/100 गुणा 2 गुणा 500 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर निकलेगा 50 रुपये। ये कौन सा मेथड होता है, ये होता है विश्लेषणात्मक में भी आपने इस टाइप के जो है मेथड पढ़े थे। एनालिटिक मेथड में हमने उस तर्क के आधार पर ही क्वेश्चन निकाले थे, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक विधि भी थी और वैज्ञानिक विधि में भी आती थी, खोजी विधि भी हम कहते थे। तो यहाँ पर क्या है कि इस जो ये खोजी विधि है तो इसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अंत में बच्चा क्या करता है, एक निष्कर्ष तक पहुँचता है। इस तरह से वो करता है तो बच्चा क्या करता है, एक निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। अब वो निष्कर्ष क्या निकला है कि यदि आपने साधारण ब्याज निकालना है, यदि आपने साधारण ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय करके उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ जो हमें शो कर रही है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है और अपॉन 100 है। तो इट मीन्स क्या है, इस तरह से हम उसका जो है स्वयं बच्चा जो है करके सीखता है। तो इसलिए ये जो विधि है करके सीखने के का सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर जो है आधारित है। उपयोगिता का सिद्धांत भी है, बच्चा जो है उसको उपयोग करके देखता है और उसको जो है जो भी समस्या आती है वो चाहे अपने कक्षा के अंदर उसको उपयोग करता है और या फिर अपने दैनिक जीवन में भी उसको धीरे धीरे उपयोग करने सीख जाता है। तो इसलिए ये जो विधि है ये उपयोगी विधि भी है। ये उपयोग
गीता के सिद्धांत पर भी जो है काम करती है। तीसरा ये है कि तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति के विकास का सिद्धांत भी है। जो भी आप बच्चा जो है काम करता है, अपनी जो प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करता है, तो वो क्या करता है, स्वयं करके और तभी उस समस्या का समाधान करता है। तो इसलिए बच्चे द्वारा जो है ये जो काम है ये स्वयं किया जाता है, और स्वयं यदि वो करता है तो वो तर्क के आधार पर करता है, अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करता है, अपनी जो चिंतन शक्ति है उनका उपयोग करता है, अपनी विश्लेषण शक्ति का यूज करता है, तो स्मरण शक्ति का यूज करता है। तो ये सभी जो शक्तियों का यूज करके वो अपनी समस्या का समाधान जो है निकालता है और एक नियम तक पहुंचता है, एक निष्कर्ष तक जो है पहुंचता है। तो आगे हम इसके जो है उद्देश्यों की बात करते हैं कि इसके जो है कौन कौन से उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं। होरिस्टिक विधि की बात कर रहे हैं हम, और होरिस्टिक विधि के अभी तक जो हमने इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की है, उसके बाद इसका जो जन्मदाता हुए हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी बात की है। जो वर्ड है होरिस्टिक, जो कि ग्रीक भाषा के होरिस्को शब्द से लिया गया है, और होरिस्को का मतलब क्या है, होरिस्को का मतलब है फाइंड आउट माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं खोज करता हूँ। और यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे को, छात्र को, ये विद्यार्थी को स्वयं खोजी के रूप में देखना। जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो विद्यार्थियों को स्वयं खोजी के रूप में देखना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस विधि का जो है प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर इस विधि के और कौन यानी उद्देश्य के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिद्धांतों में हमने करके सीखने का सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, उपयोगिता के सिद्धांत पढ़ा, तर्क व चिंतन शक्ति के विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा। आगे जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसके उद्देश्य के बारे में, गुण और दोष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको कंप्लीटली होरिस्टिक मेथड का जो है ज्ञान प्राप्त हो। और जल्द ही हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी जो है आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि भी आप हमारे साथ जो है जुड़े रहेंगे और इसको जो है वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो ये कंटिन्यू करते हैं। उद्देश्य क्या कहता है, छात्रों को अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना है। छात्रों को अनुसंधानकर्ता या खोजी बनाना है, जो कि मेन उद्देश्य था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग का। ये होरिस्टिक विधि देने का मेन उद्देश्य यही था कि छात्रों को या विद्यार्थियों को, बालकों को अनुसंधानकर्ता या खोजी के रिसर्चर के रूप में देखना चाहते थे वो। दूसरा क्या है, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मविश्वासी बनाना है। बच्चों को जो है आत्मविश्वास, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है विकसित करना है, तभी वो आत्मनिर्भर जो है बन पाएंगे। और ये विधि जो है, जब बच्चा स्वयं करके सीखता है, अपने आप कोई काम करता है, आप और हम भी अगर हम अपने आप कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस जो है अलग से विकसित होता है और हम उस कार्य में दक्षता हासिल कर लेते हैं, उस कार्य को अच्छी प्रकार से करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखो, ये विधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बच्चा जो है बहुत कुछ जो है सीखने में सक्षम हो जाता है। हालांकि इसके कुछ दोष भी हैं जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य पर बात कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य इसका छात्रों को अनुसंधानकर्ता और खोजी बनाना है। दूसरा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनाना है बच्चों के अंदर। और तीसरा है छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान कराना है। छात्रों की ये जो विधि है ये रटने पर बल नहीं देती, ये छात्रों को तर्क के आधार पर सिखाती है, चिंतन के आधार पर सिखाती है और सेल्फ लर्निंग पर सिखाती है, स्वयं करके सीखने से सिखाती है। क्योंकि उससे क्या होता है, ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है, हम चीज़ों को भूलते नहीं। तो इसलिए हम उनके कंसेप्ट पर बात करते हुए, अलग अलग रूपों का यूज करते हुए
उस यानी एक तरह से हम उसका जो है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम जो है कर देते हैं, और जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो हमें सभी चीज़ों का पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, तो हम उसको जो है भूलते नहीं। तो आगे 4th पॉइंट जो है, छात्रों को उनकी गति से आगे बढ़ाना है। अब छात्रों में जो रुचि होती है, हम छात्र जो समस्या लेना चाहते हैं, हम छात्रों को वही समस्या देते हैं कि उनके मानसिक स्तर को देखते हुए, और जिससे वो स्वयं जो उसको कर पाएँ। क्योंकि छात्रों को ना ऐसी समस्या भी नहीं देनी चाहिए जिससे वो कर ही नहीं पाए। उससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे तो उनका जो है डीमोरलाइज हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे कि भी उनका जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मविश्वासी नहीं हो पाएंगे, उनका विश्वास जो है, आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाएगा, तो देन तब वो जो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, एक टीचर को ध्यान रखना है कि हम बच्चों को जो भी समस्या दें वो उनके विषय से संबंधित हो, वो उनके लेवल से संबंधित हो, और तभी बच्चों को जो है ये चीज़ें जो है करवानी चाहिए। छात्रों को स्वयं नियम बनाने में दक्षता हासिल कराना भी इसका उद्देश्य है, कि जब बच्चा जो है स्वयं विश्लेषण करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, तो एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, उस निष्कर्ष के माध्यम से ही वो एक नियम तक भी पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो है बच्चे नियम बनाने में भी इसमें जो है दक्षता हासिल कर सकते हैं। लेकिन छात्रों में अगला जो पॉइंट है, छात्रों में विषय में रुचि और आनंद विकसित कराना भी इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी टीचर की भी ये अहम भूमिका होती है कि किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के अंदर जो अपने सब्जेक्ट के अंदर उसकी रुचि विकसित करें। जब तक उसकी रुचि नहीं होगी तब तक वो जो है अच्छी प्रकार से उसमें जो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, अच्छी प्रकार से उसको वो उत्साहित नहीं हो पाएगा, उसके अंदर जो है जिज्ञासा नहीं होगी, और जब तक जिज्ञासा नहीं होगी बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए इस विधि का ये भी उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जो है विषय से रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट विकसित करें, और तभी जो है वो उनको सिखा सकता है। छात्रों को अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कराना। अभी इस विधि के अंदर जो है छात्रों को अनुभव कराकर तब उनको ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। उनको स्वयं करने के लिए एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि इस चीज़ को करो आप, और जब आप इसको स्वयं करोगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसलिए कोई भी कार्य है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे, तब तक आप उसको ये न माने कि मैंने उसको जो अच्छी भली बातें जो है सीख लिया है। उसके लिए आपको आवश्यकता है कि स्वयं उस काम को जो है आप करके देखें। जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक वो काम जो है भली भांति नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप, चाहे वो पढ़ाई का काम है, चाहे वो कोई भी घर का काम है, या फिर कहीं बाहर का कार्य है, तो कहीं कोई भी काम है, तो वो आप उसमें मास्टरी तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उसको जो है स्वयं करते हैं। तो ये जो विधि है ये हमें जो है बहुत कुछ सिखाती है। तो आगे हम इसकी जो है गुणों पर बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से गुण है। नेक्स्ट ओके, गुण और दोष की यदि यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि पीछे हमने जो है उद्देश्यों की बात की है, तो गुण और दोष क्या क्या हैं इसके, वो यहाँ पर देखो हर चीज़ के कोई गुण हैं तो कोई दोष भी हैं। तो पहले गुणों को देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें। इस विधि के अंदर यानी अनुसंधान विधि क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, वैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाने में सक्षम होती है, और तभी वो जो है वो तर्क के आधार पर वो सीखते हैं, मानसिक जो उनका मानसिक स्तर है उनके आधार पर वो सीखते हैं, और करके सीखते हैं। यानी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बच्चे जो है स्वयं करके सीखते हैं, खोजी के रूप में होकर जो है वो सीखते हैं। तो इसीलिए ये इसका जो है बड़ा ड्रॉबैक है। तो दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिकता का गुण भी है इसके अंदर। साइकोलॉजिकल सिखाती है बच्चों को, उनके मनोवैज्ञानिकता के आधार पर, उनकी साइकोलॉजी के आधार पर, उनकी जो है उनके व्यवहार को वो जो है देखते हुए वो सिखाने में जो है मदद करती है, सहायता करती है। यानी इसमें जो है मनोवैज्ञानिकता का गुण भी है।
तीसरा जो है रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है इसके अंदर। क्रिएटिविटी, बच्चा जो है क्रिएटिव होता है, क्रियाशील होता है, उसको जो क्रियाशील बनाती है, ज्ञान को स्थायी बनाती है। जब वो बच्चा क्रियाशील रहेगा तो उसको जो है ज्ञान उसका जो है बढ़ेगा, वो निष्क्रिय नहीं रहेगा। जिस तरह से अगर आम क्लास के अंदर, ट्रेडिशनल क्लास के अंदर आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे जो है श्रोता की भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए हम उनको केवल श्रोता नहीं बनाना है, उनको साथ लेकर चलना है। इसमें एक चीज़ और है कि आगे अगला पॉइंट शायद वो हाँ संबंध की बात है कि टीचर का और विद्यार्थी का जो संबंध है वो जो है गहन हो जाता है, क्योंकि ये साथ साथ चलते होते हैं। जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी उनका जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें क्रिएटिविटी का भी गुण है। और फिर स्वयं करके सीखना, यानी बच्चा क्या करता है, बालक क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, छात्र क्या करता है, स्वयं करके सीखता है और वो उस पर प्रैक्टिस करता है। कोई भी समस्या अगर टीचर ने दी हुई है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके बारे में वो विचार करता है, विश्लेषण करता है और तब विश्लेषण करके ही वो उस समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचता है, अंततः उसके परिणाम तक जो है पहुंचता है। तो तभी वो जो है अच्छा सीख सकता है। और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध हमने डिफाइन कर लिया है। अनुशासन में सहायक है भाई, यहाँ पर क्या है, अनुशासन बनाने में सहायक होती है ये जो विधि है, हॉरिस्टिक जो विधि है अनुशासन बनाए रखने में। क्योंकि बच्चा अगर फ्री होगा तो अनुशासनहीनता तभी करेगा। वो क्या है, वो डिसिप्लिन सिखाती है, उसको अनुशासन में रखती है। अगर वो अनुशासन में रहता है तभी वो अपने तथ्यों की खोज कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसलिए ये जो है बच्चे को अनुशासन सिखाने में भी सहायक है। और गृह कार्य की परेशानी से भी मुक्ति मिल जाती है कि टीचर ने जो है बच्चे की बार बार समस्याएं आती हैं, पेरेंट्स की समस्याएं आती है कि बच्चा जो है घर पर काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर ये विधि क्या करती है कि बच्चे को कक्ष के अंदर ही उसको बहुत कुछ सिखाती है, उसको स्वयं करके उससे स्वयं करवाती है। जिस तरह से हम बच्चे जैसे प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए जाते हैं या आमतौर पर जो है साइंस के हैं या मैथ्स के किट्स हैं, तो उनका यूज़ करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसके माध्यम से बच्चा जो है जल्दी सीखता है। लेकिन इतनी गुण होने के बावजूद भी इसके कुछ दोष भी हैं। वो दोष कौन कौन से हैं देखते हैं। कि समय अधिक लगता है, यानी समय अधिक लगेगा, उन्नति में बाधा होगी। समय अधिक लगेगा यानी उन्नति में बाधा होगी। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे को एक ही समस्या के ऊपर अगर हम बिठा कर रखेंगे, लगा कर रखेंगे, तो वो जो उसका जो समय है और वो समस्या का हल हो भी जाएगा, लेकिन अपना जो मेन उद्देश्य है पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना वो रुक जाएगा। तो वो समय पर कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है समय की और श्रम की दोनों की बर्बादी हो जाती है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं होता, तो ये भी इसका जो है दोष है। क्योंकि जब हम एक ही समस्या पर ज़्यादा समय लगाएंगे और बच्चों एक कक्ष के अंदर जो है अपने आधुनिक युग के अंदर यहाँ पर मतलब 30-35 बच्चे, 50 बच्चे इस तरह से होते हैं। तो इस 30+ बच्चों में हम ये प्रोसेस अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है वहाँ पर आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करना बड़ा सार्थक नहीं होता। लेकिन अगर टीचर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग करे, उन बच्चों के, विद्यार्थियों के अनुकूल जो विशेष परिस्थितियां हैं, यानी जब ज़रूरत ज़्यादा पड़े तब इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर जब ज़रूरत ज़्यादा हो, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो बच्चे का और अध्यापक का और अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो जाएगा। छात्रों से आवश्यकता से अधिक आशा करना भी इसका एक अहम दोष है कि हम विद्यार्थियों से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक स्तर इतना तेज नहीं होता, वो इतना ग्रो नहीं होता, विकसित नहीं होता, जिससे क्या होता है वो छात्रों से आवश्यकता ज़्यादा अधिक बना लेते हैं कि टीचर ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेता है कि मेरे बच्चे जो हैं
ये इस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो समस्या उनकी सोच से परे हो, तो इसलिए यहाँ पर उनका समय और श्रम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है दोष में, अध्यापकों से अधिक आशा भी करना जो है ये भी एक इसका दोष का काम होता है, क्योंकि कुशल अध्यापकों की भी कमी है और जिसके कारण सभी अध्यापक जो है अपनी क्रिस्टी का यूज करते हुए जिज्ञासाशील नहीं होते, या फिर उनके पास जो है ऐसी सुविधाएं नहीं होती जिनको वो उपयोग करके बच्चों को इस विधि के माध्यम से सिखा सकें। तो इसलिए अध्यापकों पर भी जो है ज़्यादा आस रखना भी एक दोष है। अगला पॉइंट क्या कहता है, त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना है। यानी यहाँ पर क्या है कि जब बच्चे को सभी कार्य हम स्वयं करने के लिए देते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे द्वारा जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो जो है सही रूप से सत्य नहीं होते या सार्थक नहीं होते, वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चों की जो मानसिक स्तर है वो इतना विकसित नहीं होता कि जो वो सोच रहे हैं वो सही दिशा में सोच रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को यानी यहाँ पर जो है जो निर्णय बच्चे निकालते हैं उनकी संभावनाएं त्रुटिपूर्ण भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, उपयुक्त सहायक सामग्री का अभाव रहता है कि यहाँ पर हमें जो उनसे रिलेटेड जो सामग्री है, टीचिंग एड्स है या फिर लर्निंग मटेरियल आप कह सकते हैं, कि जो सिखाने की जो सामग्री है जिसको हम सहायक सामग्री बोलते हैं, तो वो उपयुक्त नहीं होती, वो समय पर अगर है तो उपयुक्त समय पर नहीं होती। तो इसलिए इसके कई ड्रॉबैक यहाँ पर होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा जो है अच्छी प्रकार से हम बच्चे को जो सिखा नहीं सकते, या बच्चा जो है स्वयं अच्छी प्रकार से सीख नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक सुविधाओं का होना भी बहुत आवश्यक होता है, जो कि हमारे स्कूलों में आज भी उनकी कमी पाई जाती है। सातवां पॉइंट क्या कहता है, व्यवहारिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये केवल जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए, उसके व्यवहार के रूप में लाया जाए, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप इसको जो है नहीं कह सकते। कि आप किसी भी बच्चे के को ज्ञान तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो केवल उनके व्यवहार में को ही सब कुछ मान लेना कि आप इसको करो तो आप इसको करके लाओ, लेकिन इसी को सब कुछ मान लेना ये सार्थक नहीं है। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो कुछ ऐसे परिस्थितियों में इसका प्रयोग करे जहाँ पर इसका जो है जहाँ पर इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप जो है इसका जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप ले सकें। और एक बात और कि वीडियो को वही शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इनका जो है फ़ायदा उठा सके। और केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि बच्चे तक जो ये पहुंच सके। जितने ज़्यादा बच्चों तक जाएगी, बच्चों का ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो आशा करते हैं दोबारा मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।